हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास आजवाट। आई एम अ सिविल इंजीनियर। मैंने एमटेक किया हुआ है स्ट्रक्चर्स में फ्रॉम वीएनआईटी नागपुर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफ्लेक्शन और कुछ प्री रिक्विजिट जो हमें पता होना चाहिए डिफ्लेक्शन पूरा पढ़ने के लिए। सो तो चलो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि पहले इलास्टिक कर्व होता क्या है। व्हाट इज द इलास्टिक कर्व? फॉर दैट सपोज एक कैंटिलीवर बीम है। एक कैंटिलीवर बीम है। हम पहला पॉइंट देख रहे हैं, व्हाट इज अ इलास्टिक कर्व। दिस इज अ कैंटिलीवर बीम और ये इसकी लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस है। अभी फिलहाल के लिए बीम पे कोई लोड नहीं है। फिलहाल के लिए बीम पे कोई लोड नहीं है तो बीम डिफ्लेक्ट नहीं होगी। जैसे ही हमने इस बीम पे कोई लोड लगा दिया, दिस बीम विल डिफ्लेक्ट इनटू वन न्यू शेप। दिस इज नोन एज अ इलास्टिक कर्व और इसको बोला जाता है डिफ्लेक्टेड कर्व। तो मैं ये बोल सकता हूं, द शेप दैट इज अज्यूम्ड बाय द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड is an elastic curve or a deflected shape. Elastic curve or a deflected curve. अब इस इलास्टिक कर्व और डिफ्लेक्टेड कर्व, शेप ऑफ इलास्टिक कर्व, it depends upon the loading. If applied load is of such a kind, it only creates pure bending. Pure bending, तो इलास्टिक कर्व का शेप होगा सर्कुलर आर्क। ये जो है ये सर्कुलर आर्क होगी कब? जब बीम में सिर्फ प्योर बेंडिंग होगी। जब बीम में सिर्फ प्योर बेंडिंग होगी। ओके। दूसरा, जब बीम में शेयर भी है और बेंडिंग भी है, इट मींस इट इज नॉट अ प्योर बेंडिंग, तब वो जो इलास्टिक कर्व है उसका शेप होगा पैराबोलिक। पैराबोलिक। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ प्योर बेंडिंग। इसके पहले एमपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्योर बेंडिंग होती क्या है। सो मैं प्योर बेंडिंग के बारे में डिस्कस करने वाला हूं एग्जांपल के साथ। सेकेंड पॉइंट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज अ प्योर बेंडिंग। यहां पे मैंने एक बीम लिया हुआ है। एक कोई ऐसा बीम है, यहां पे सपोर्ट है और यहां पे 1/3 ऑफ द डिस्टेंस पे मैंने कोई लोड लगाया हुआ है P। इसका शेयर फोर्स का डायग्राम इसका ये कुछ शेयर फोर्स का डायग्राम आएगा और ऐसा कुछ इसका बेंडिंग का डायग्राम आएगा। सो दिस इज शेयर फोर्स डायग्राम, दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और ये जो डिस्टेंस है वो है L/3। इसका मैग्नीट्यूड होगा P। उतना दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें समझना है बस। दिस विल बी P इंटू L/3। तो अब समझना है व्हाट इज अ प्योर बेंडिंग। एक ऐसी बेंडिंग जहां पे कोई शेयर फोर्स ना हो। तो जरा यहां पे चेक करते हैं हम लोग इस जोन में कोई शेयर फोर्स है क्या? दिस पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज पॉइंट सी एंड डी। इस सी डी जोन में, सी टू डी में
शेयर फोर्स कितना है, 0। जब शेयर फोर्स 0 है तब इस जोन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कुछ वैल्यू है। ऐसी बेंडिंग जहां पे सिर्फ बेंडिंग मोमेंट है और शेयर फोर्स 0 है, उस बेंडिंग को प्योर बेंडिंग बोला जाता है। shear force is 0 and bending moment exists, such a bending is known as a pure bending। ये पहली कंडीशन प्योर बेंडिंग की। अब सवाल ये आता है, सर जब शेयर फोर्स 0 हुआ तब जो भी बेंडिंग मोमेंट मिली उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर बेंडिंग। जब शेयर फोर्स 0 नहीं है तब भी कुछ बेंडिंग होगी, इट इज नॉट अ प्योर बेंडिंग। तब भी कुछ बेंडिंग मूवमेंट होगा, इट इज नॉट अ प्योर बेंडिंग। अब जरा इसको समझते हैं। मैं एक लाइन और बोलूंगा इसमें, देयर कैनॉट बी शेयर फोर्स फॉर अ प्योर बेंडिंग, देयर कैनॉट बी एनी शेयर फोर्स फॉर अ प्योर बेंडिंग। अगर शेयर फोर्स 0 नहीं है, शेयर फोर्स 0 नहीं है तो वहां पे बेंडिंग होगी। There can't be a bending without shear force. There can be a bending without shear force, but there cannot be a shear force without a bending। इसका मतलब ये हुआ, अगर shear force को कोई finite value है तो bending है ही है, 100% there will be a bending। If shear force exists, bending exists, but जब shear force 0 होगा तब जो bending movement आएगी तो उसे बोला जाएगा pure bending। That's it। अब तक हमने क्या क्या देखा है। इलास्टिक कर्व क्या होता है, इलास्टिक कर्व इज द कर्व जो बना है लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस बेंड होने के बाद में, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस पे लोड लगाने के बाद में। दूसरा है प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग में होता क्या है, जहां पे शेयर फोर्स 0 है और बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे को प्योर बेंडिंग बोला जाएगा। और जहां पे शेयर फोर्स एग्जिस्ट होता है वहां पे बेंडिंग होगी ही होगी। ये दूसरा कंक्लूजन था इस प्योर बेंडिंग का। उसके बाद में हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, जहां पे हम देखने वाले हैं डिफ्लेक्शन और स्लोप की डेफिनेशन। डिफ्लेक्शन, यहां पे ये कोई बीम है जो कैंटिलीवर है, यहां पे इसका ये लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस है जैसे हमने पहले बताया हुआ था। वो जब तक लोड नहीं लगाऊंगा तब तक एक कर्व अज्यूम नहीं करेगा। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड, द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस विच अज्यूम्स अ न्यू शेप और अ न्यू कर्व, दैट कर्व इज नोन एज अ इलास्टिक कर्व। तो डिफ्लेक्शन का मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, पॉइंट, एनी पॉइंट on the longitudinal axis of the beam is deflected up to the point on elastic curve। elastic curve के point तक longitudinal axis अगर deflect हो रहा है तो longitudinal axis और elastic curve के बीच में जो भी vertical displacement होगा उसे बोला जाएगा deflection। ये होता है deflection। ओके, अब deflection को दिखाया जाता है, deflection को दिखाया जाता है y और डेल्टा और दिस डेल्टा। डिफ्लेक्शन को y डेल्टा से दिखाया जाता है और इसको मेजर किया जाता है मेट्रिक यूनिट में। इसका जो मेजरमेंट होगा वो होगा मेट्रिक यूनिट में, लाइक मीटर, mm, सेंटीमीटर। आप मेट्रिक यूनिट में इसको मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट डेफिनेशन इज फॉर अ स्लोप। अब ये स्लोप क्या होता है, मैं इसी बीम के ऊपर आपको स्लोप दिखाने वाला हूं। यहां पे
ये टेंजेंट ड्रॉ की हुई है इलास्टिक कर्व को। दिस इज अ टेंजेंट टू द इलास्टिक कर्व। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रेड कलर की इलास्टिक कर्व को एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तो मैं अभी स्लोप को डिफाइन कर रहा हूं। स्लोप इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट, angle made by the tangent drawn at any point on the elastic curve with the longitudinal axis is known as the slope। ये है slope। longitudinal axis के साथ जो इलास्टिक कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है, जो एंगल बना रही है, उसको बोला जाएगा स्लोप। अब ये स्लोप मेजर किया जाता है, स्लोप मेजर किया जाता है रेडियन में, ठीक है। अब हम बहुत बार स्लोप ऐसे भी दिखाते हैं। दिस इज ऑल्सो स्लोप। अब देखो, ये लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस है। लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस को कोई भी पैरेलल लाइन होने दो, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस को कोई भी पैरेलल लाइन होने दो, वो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जो टेंजेंट है इलास्टिक कर्व पे एंगल सेम बना देगी। एंगल विल बी अ सेम, देयरफॉर वी ड्रॉ अ लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, और हम वहां पे स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं। पर बेसिक डेफिनेशन क्या है स्लोप का? स्लोप, it is the angle made by the tangent drawn at any point on the elastic curve with the longitudinal axis is known as a slope। यहां पे बेसिक डेफिनेशन बता दी गई है। और स्लोप का मेजरमेंट हम लोग किसमें करते हैं? रेडियन में। स्लोप दिखाते हैं थीटा से और dy by dx से। ओके, अब तक हमने जो भी देखा था, एक था इलास्टिक कर्व, दूसरा था इलास्टिक कर्व क्या था? It is the longitudinal axis assumes the new shape after the application of the load। The shape that is assumed by the longitudinal axis is known as a elastic curve। इलास्टिक कर्व पैराबोलिक होता है, इलास्टिक कर्व सर्कुलर होता है। पैराबोलिक होता है जब शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट हो, और सर्कुलर होता है जब प्योर बेंडिंग हो। प्योर बेंडिंग एक ऐसा केस है जहां पे शेयर फोर्स 0 होता है और बेंडिंग मूवमेंट एग्जिस्ट करती है, राइट। ये था प्योर बेंडिंग का कंसेप्ट। उसके बाद में हमने देखा डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑन द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड अप टू द इलास्टिक कर्व इज नोन एज द डिफ्लेक्शन। स्लोप क्या था? इट इज द टेंजेंट ड्रॉन at any point on the elastic curve which makes a certain angle with the longitudinal axis, that angle is known as a slope। अब स्लोप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से और dy by dx से। इतना नॉलेज हमें अब तक पता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। कुछ इक्वेशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए। सर्टेन इक्वेशंस आर देयर दैट वी मस्ट नो। उस इक्वेशन में मैं पहला इक्वेशन बता रहा हूं, चेंज इन मूवमेंट विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज shear फोर्स। इसको दिखाया जाता है V से। चेंज इन मूवमेंट विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज अ shear फोर्स। ये SFD और BMD में पढ़ा हुआ एक इक्वेशन है। दूसरा है चेंज इन shear फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज अ लोडिंग। अब लोडिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, इसलिए इसको मैंने माइनस से दिखाया हुआ है। ये है लोडिंग। ये दो इक्वेशन अगर आपको अब तक पता नहीं है तो यही इक्वेशन वहां पे भी है, आप इसको डायरेक्टली रट सकते हो। ये क्या है? चेंज इन मूवमेंट विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इट इज shear फोर्स। चेंज इन shear फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इट इज अ लोडिंग। फॉर एग्जाम्पल बताने की अब कोई जरूरत थी नहीं, बट स्टिल फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम है, दिस इज अ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, इट इज नॉट अ shear फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। सपोज ए एक पॉइंट है, यहां पे कुछ बेंडिंग मूवमेंट है 10 की और यहां पे बेंडिंग मूवमेंट है 15 की। इन दोनों के बीच का गैप है 2 मीटर का। तो यहां पे shear फोर्स जो निकलेगा वो है चेंज इन मूवमेंट विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और चेंज क्या होता है? फाइनल मूवमेंट माइनस इनिशियल मूवमेंट। अब डिस्टेंस का भी dx वो भी चेंज इन डिस्टेंस है, विच इज अ फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। वो दिया हुआ है 2 मीटर।
फाइनल मूवमेंट क्या है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में अगर मैं जा रहा हूं, फाइनल मूवमेंट इज 15, इनिशियल मूवमेंट इज 10, इस 2 मीटर के गैप में। तो मैंने यहां पे रख दिया फाइनल मूवमेंट 15, इनिशियल मूवमेंट 10, ये आ जाएगा 2.5 का। अगर मैंने इसको किलो न्यूटन मीटर में रखा है और ये मीटर में है तो ये आ जाएगा 2.5 किलो न्यूटन। मुझे बस बताना था आपको कि शेयर कैसे निकाला जाता है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम से, ठीक है। सेकंड, सेम हम लोग बात करते हैं सेम कर्व पे, मगर यहां पे कौन सा कर्व होना चाहिए, ये 10 है, ये 15 है, किलो न्यूटन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है 2 मीटर का, और लोडिंग निकालनी है मुझे, लोडिंग दैट इज इक्वल टू, ये होना चाहिए शेयर फोर्स डायग्राम से मैंने देखा फाइनल शेयर इज 15, इनिशियल शेयर इज 10, that divided by distance is 2, again it is 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर, राइट। ये था शेयर के बारे में। मैंने यहाँ पे ये समझ के मैं चल रहा हूं कि आपको शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट क्या है ये पता है, और उसके बाद में मैंने ये 2 इक्वेशन आपके सामने रख दिए। वी विल यूज दीज इक्वेशंस इन अ डिफ्लेक्शन, इसके लिए मुझे बताना पड़ा क्योंकि ये प्री रिक्विजिट है। अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं। यहां पे कुछ एक्सप्रेशंस है जो मुझे पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय, डिफ्लेक्शन किससे दिखाया जाता है, y से, डेल्टा से, मैं यहां पे y से दिखा रहा हूं। स्लोप जो है वो दिखाया जाता है थीटा से, मगर हम यहां पे बता रहे हैं dy by dx। ये पहला था। दूसरा, थर्ड वन इट इज यूलर्स कर्वेचर इक्वेशन। यूलर्स कर्वेचर इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है EI d2y by dx square is equal to bending moment at any section x। किसी भी सेक्शन पे जो बेंडिंग मूवमेंट है वो होगा EI इंटू d2y by dx square, सेकेंड डेरिवेटिव, ये होगा मूवमेंट एट एनी सेक्शन x, ठीक है। अब इसको हमने कर्वेचर क्यों बोला है, why we have said this Euler equation as a Euler curvature equation, तो इसके बिहाइंड एक थ्योरी है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था MPSC 2019 में। क्वेश्चन ए था, इक्वेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस अपॉन y इज इक्वल टू E by R इज इक्वल टू M by I। ये है बेंडिंग की इक्वेशन, यही पूछी गई थी 2019 में। फिर अगर मैंने इसको रीअरेंज किया तो ये 1 by R इज इक्वल टू M by EI, राइट। यहां पे भी मैं रीअरेंज करता हूं, d2y by dx square is equal to mx that divided by I, x is any distance at which the movement is being calculated। तो हमें इसको बार बार बताने की जरूरत है नहीं, राइट। यहां पे 1 by r is equal to m by ei, ये दिख रहा है, ये m by ei है, इसका मतलब ये हुआ ये 1 by r है, और 1 by r is equal to m by ei, इसे हम बोलते हैं कर्वेचर, और r को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कर्वेचर। कर्वेचर है रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। ये जो इक्वेशन बनी इसको हम बोलेंगे यूलर्स कर्वेचर इक्वेशन, ओके। यहां पे हमें यूलर कर्वेचर इक्वेशन का नॉलेज है, d2y by dx square is equal to m by ei 1 by r, ये यूलर कर्वेचर इक्वेशन थी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूं अब तक हमने क्या देखा है इक्वेशंस में या एक्सप्रेशन में। पहला था डिफ्लेक्शन इज बीइंग गिवन बाय y, दूसरा स्लोप जो था वो dy by dx से दिया हुआ है, तीसरा हमने अभी यूलर कर्वेचर इक्वेशन देख के ये पता किया EI d2y by dx square is equal to movement at any section x, right।
अभी 2 मिनट पहले मैंने एक लाइन आपको बताई थी, और वो लाइन ये थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस वाज अ शेयर फोर्स, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, अब मैं यहां पे इसी इक्वेशन को मैं इसको यहां पे ऐसे लिख देता हूं, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू m बाई ई आई। मैं इस इक्वेशन का एक डेरिवेटिव ले लेता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं d बाई डी एक्स ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ m बाई ई आई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 बाई ई आई dm बाई dx। ये dm change in movement with respect to distance was a shear force, so I can say 1 by ei into v is a shear force, right? So I have one more equation, e into I d cube y by dx cube is equal to shear force, right? इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं। सेम इक्वेशन मैं दूसरे स्लाइड में लेके आऊंगा। अभी जो इक्वेशन मिली थी वो क्या थी, d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू शेयर फोर्स दैट डिवाइडेड बाई ई आई। इसका अगर मैंने और एक बार डेरिवेटिव ले लिया तो ये बन जाएगा d4y बाई डी एक्स फोर इज इक्वल टू 1 बाई ई आई dv बाई dx। और चेंज इन शेयर विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या था, लोडिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैंने यहां पे भी दे दिया माइनस डब्ल्यू दैट डिवाइडेड बाय ई आई। अब इन चारों इक्वेशन से हमें कंक्लूजन क्या मिला, y is a deflection, dy by dx gives me the slope, फिर d2y by dx square was a representing movement। मैं सिर्फ नेचर बता रहा हूं, d क्यूब y by dx क्यूब मूवमेंट का डेरिवेटिव लिया था, तब हमें क्या मिला था, शेयर। और d4y by dx raised to 4 it represents loading। ये क्वेश्चन सीधे जैसे का तैसा एग्जाम में आता है। y represents deflection, dy by dx slope, d2y by dx square movement, और curvature d cube y by dx cube it represents shear, d4y by dx raised to 4 it represents loading। बस इतना ही मुझे बताना था, इसलिए मैंने पहले ही ये इक्वेशन बताने के पहले ही आपको बता दिया था। चेंज इन मूवमेंट विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता क्या है, शेयर, एंड चेंज इन शेयर विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता क्या है, लोडिंग। अब तक जितना भी कंटेंट हमने देखा था उस कंटेंट को मैं वापस आपके सामने रख देता हूं। व्हाट वाज द इलास्टिक कर्व, ये देखा था। दूसरा हमने ये देखा था प्योर बेंडिंग क्या है। तीसरा स्लोप क्या है, सॉरी डिफ्लेक्शन क्या है। चौथा स्लोप क्या है। और उसके बाद में इक्वेशंस देखे हमने कौन कौन से, y dy बाई डी एक्स, d2x बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब और d4y बाई डी एक्स रेज टू 4। ये सभी इक्वेशन हमने देखे हैं। ये था प्री रिक्विजिट। कोई भी डिफ्लेक्शन का टॉपिक पढ़ने के पहले आपको इतना तो पता होना जरूरी है। along with this some more knowledge you should have। वो नॉलेज क्या है, मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूं। कुछ एरिया और उसका सेंट्रोइड आपको निकालने आना। हमें आगे में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ एरिया और उनका सेंट्रोइड निकालने आना चाहिए। वो बेसिकली हमें जरूरत लगेगी मूवमेंट एरिया मेथड में, जहां पे मुझे मूवमेंट डायग्राम का एरिया निकालना पड़ेगा और उसका सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने कुछ एरियाज लिख के दे रहा हूं और कुछ एरियाज के सेंट्रोइड लिख के दे रहा हूं। वी मस्ट नो दिस। तो पहला एरिया है, पहला शेप है
शेप, उसका एरिया और उसका सेंट्रोइड, ये तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो this first shape which is rectangle, तो इसका जो एरिया है, सपोज मैं सिर्फ इसके लिए नाम दे देता हूं यहां पे, दिस इज सिर्फ इसके लिए नाम दे रहा हूं मैं, बाकी किसी के लिए नहीं दूंगा, आपको समझना पड़ेगा। दिस इज विड्थ बी, दिस इज विड्थ बी एंड हाइट h। अब सबके लिए b एंड h हाइट मैं सेम रख दूंगा, विड्थ b एंड हाइट h। सो इट्स एरिया a इज इक्वल टू b इंटू h। एंड इसका जो सेंट्रोइड होगा, इसका जो सेंट्रोइड होगा वो होगा इसके हाफ में, इसके हाफ में। दिस इज इक्वल टू b बाई टू, दिस इज इक्वल टू b बाई टू। तो सेंट्रोइड को मैं दिखा रहा हूं x बार से, विच इज इक्वल टू b बाई टू। दिस इज फॉर अ रेक्टेंगुलर शेप। दूसरा हम ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला। सो इस ट्रायंगल के लिए सेंट्रोइड जो आएगा वो होगा, नीचे विड्थ b है, हाइट h है, उसका सेंट्रोइड यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ओके, और यहां से लेके यहां तक। ये एग्जैक्ट नहीं है, दिस इज विड्थ b बाई 3 एंड दिस इज विड्थ 2b बाई 3। अगर मैं इस फेस से, कहां से, ये जीरो एंड है ट्रायंगल का, ये जीरो एंड है, और ट्रायंगल का ये टोटल हाइट h है, टोटल हाइट h है। अगर मैं h के एंड से देखता हूं इट इज b बाई 3, अगर मैं जीरो एंड से देखता हूं इट इज 2b बाई 3। सो इस h के एंड से, इस h के एंड से मैं इस x बार को आपके सामने दिखा रहा हूं और वो लिख रहा हूं यहां पे, दिस x बार इज इक्वल टू b बाई 3, और इसका एरिया होगा हाफ ऑफ दी, दिस एरिया, इट्स एरिया विल बी हाफ ऑफ दी बेस इनटू हाइट। सबको पता है, मैं बस एक बार बता रहा हूं आपको फटाफट। तो हम देखते तीसरा शेप, थर्ड शेप इट इज। अब ये ऐसा वाला पैराबोला है, दिस, ओके, ऐसा वाला पैराबोला है। अगर यहां पे मैं कोई पूरा ट्रायंगल बना दूं, इसको पूरा ट्रायंगल बना दूं, तो इसका एरिया पूरे ट्रायंगल से कम आएगा, इसका एरिया ट्रायंगल से कम आएगा, राइट, इसका एरिया ट्रायंगल से कम आएगा। इसका मतलब इसका जो एरिया है वो इस ट्रायंगल से कम, देयरफॉर आई विल राइट a इज इक्वल टू 1/3, 1/3 इज लेस देन 1/2, 1/3 ऑफ bh। इसका x बार जो होगा, यहां पे देखो, रेक्टेंगल b बाई 2, ट्रायंगल b बाई 3, ऐसा वाला पैराबोला इट इज b बाई 4। ये सेकेंड डिग्री है, सेकेंड डिग्री पैराबोला b बाई 4। नाउ नेक्स्ट, वो जो x बार इज इक्वल टू b बाई 4 है, वो यहां से लेके यहां तक बड़े साइड से छोटा डिस्टेंस आएगा x बार का, और छोटे साइड से ये जीरो एंड से ज्यादा डिस्टेंस आएगा, जीरो एंड से। अब देखना b बाई 3 ये b बाई 4 था, b बाई 4 ये अगर b बाई 4 हो रहा है तो ये होगा 3b बाई 4, 3b बाई 4, 3b बाई 4। इस साइड से 3b बाई 4 और इस साइड से b बाई 4। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं x बार दिस फ्रॉम दिस लार्जर साइड इट इज x बार इज इक्वल टू b बाई 4। अब
यहां पे नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ये है इस वाले पैराबोला के लिए। ये इस वाले पैराबोला के लिए है। यहां पे इसका एरिया होगा। अब इसको जरा चेक करके देखना, इसका एरिया जो है, अगर ये ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल से ज्यादा है, इसका मतलब हाफ से ज्यादा होना चाहिए। सो इट इज 2/3, इट इज 2/3 ऑफ बी इंटू एच। यहाँ पे दो फॉर्मूलाज है, 1/3 एरिया से ट्रायंगल से कम होना चाहिए इसीलिए 1/3 लिया, ट्रायंगल से ज्यादा होना चाहिए इसीलिए 2/3 लिया, 2/3 ऑफ बी एच। इस बड़े वाले साइड से, अगर इस बड़े वाले साइड से मैं इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस देखता हूं, सो दिस इज 3, दिस इज 3/8 ऑफ अ विड्थ बी। और अगर रिमेनिंग कितना बनेगा, ये रिमेनिंग कितना बनेगा, इट इज दिस रिमेनिंग डिस्टेंस इज 5/8 of b. This is 5/8 of b. Okay, so this is a x bar, वो बड़े वाले साइड से दिखा रहा हूं। So this is x bar is 3/8 of b. इसका यूज सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए आएगा, जहां पे आरसीसी में इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक इज अ पैराबोलिक, स्ट्रेस ब्लॉक इज पैराबोलिक। ये पैराबोलिक जो स्ट्रेस ब्लॉक है, इसका एरिया और सेंट्रोइड निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम में आ जाएगा। पक्के से याद रखना, वो एक्स बार जो है फ्रॉम दिस लार्जर साइड ऑफ हाइट एच, जीरो साइड से नहीं, इट इज इक्वल टू 3b/8। सो दिस इज ऑल अबाउट एरिया। और एक एरिया बचता है जो कि ट्रेपेजॉइड है, मगर हम उस ट्रेपेजॉइड को कन्वर्ट कर देंगे रेक्टेंगल और ट्रायंगल में, एंड वी विल कैलकुलेट एवरीथिंग। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील। I have discussed all these shapes, its area and its centroid. हम अभी कुछ बाउंड्री कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं, और वो बाउंड्री कंडीशन के लिए मैंने कुछ आपके सामने डायग्राम दिखा के रखी हुई है। I will discuss boundary condition only for simply supported and cantilever beam. In a cantilever beam, एंड में जहां पे फिक्स किया गया है, वहां पे सपोर्ट की वजह से डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0, और रोटेशन भी क्या होगा, 0। पर दूसरे इस एंड पे डिफ्लेक्शन होगा मैक्सिमम और एंगल भी होगा मैक्सिमम। ये हमें पता होना चाहिए। दीज आर बाउंड्री कंडीशंस, वी विल यूज देम लेटर ऑन। इसके लिए मैं तुम्हें पहले से बता के रख रहा हूं व्हाट आर दी बाउंड्री कंडीशंस। एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए है, दूसरी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ये कोई डिफ्लेक्टेड कर्व है, सिंपली सपोर्टेड बीम का। हम जानते हैं व्हाट इज अ डिफ्लेक्टेड शेप और डिफ्लेक्टेड कर्व, उसके बारे में बात हुई। यहां पे दिस इज अ एंगल एट अ पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसे मैं बोलूंगा एंगल एट पॉइंट ए इट इज थीटा ए, एंगल एट पॉइंट बी विच इज थीटा बी, राइट। और सपोर्ट की वजह से यहां पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0, और यहां पे भी सपोर्ट की वजह से डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0। तो मैं ये बोल सकता हूं एट अ सपोर्ट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए इज 0, थीटा एट ए इट एग्जिस्ट, थीटा इज इक्वल टू थीटा ए इट एग्जिस्ट, और वो मैक्सिमम वैल्यू है। ये किसी सेंट्रल पॉइंट लोड के लिए मैं बात कर रहा हूं, ये समझ लो। फिर डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी इज 0, थीटा एट बी इट एग्जिस्ट, थीटा एट बी वो है और वो मैक्सिमम भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोडिंग कंडीशन के लिए ये दोनों इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, बट फॉर सिमेट्रिक लोडिंग दिस थीटा ए विल बी इक्वल टू थीटा बी। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जानकारी के तौर पे। यहां पे सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ सेंट्रल पॉइंट लोड और सिमेट्रिक लोडिंग, एकदम एग्जैक्टली सेंटर पे डिफ्लेक्शन होगा मैक्सिमम, और उस टाइम यहां पे अगर मैं आपको एक टेंजेंट दिखा दूं, ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगी, और यहाँ पे थीटा जो होगा, यहाँ पे एंगल थीटा जो होगा वो 0 होगा।
इतनी इंफॉर्मेशन मुझे पता होनी चाहिए। कैंटिलीवर एंड पे, कैंटिलीवर के सपोर्ट पे थीटा होगा 0, डिफ्लेक्शन होगा 0, ये पता है। फिर सिंपली सपोर्टेड बीम के सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन होगा 0, थीटा एग्जिस्ट करता है। फिर इस रोलर पे भी डिफ्लेक्शन होगा 0, थीटा एग्जिस्ट करेगा। बट जहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा उस जगह पे थीटा क्या होगा 0 इन सिंपली सपोर्टेड बीम। ये पता होना जरूरी है। दीज बाउंड्री कंडीशंस वी विल यूज फर्दर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करने वाला हूं कुछ स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन के फॉर्मूलाज की। उन्हें रटना जरूरी ही है। अगर तुम्हें यह पता नहीं है, यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम इन एग्जाम। हमें वो करना नहीं है। कुछ फॉर्मूलाज जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं या उन फॉर्मूलाज के बेसिस पे न्यूमेरिकल रिपीटेडली पूछे जाते हैं, वो फॉर्मूलाज हमें पता होना जरूरी है। आई एम लिस्टिंग आउट दोस फॉर्मूलाज, यू मस्ट रिमेंबर देम। सो इन फॉर्मूलाज, फर्स्ट वन, एक कैंटिलीवर बीम है, a cantilever beam, a cantilever end है। Cantilever beam is subjected to vertical point load. Cantilever beam is subjected to movement at this end and cantilever beam which is subjected to UDL. इन सबके फॉर्मूलाज मुझे पता होना जरूरी है। यहां पे मैं लिख रहा हूं डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, डिफ्लेक्शन और स्लोप का फॉर्मूला, ठीक है। एट पॉइंट बी, एट अ पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, ए, यहां पे ये इसका इलास्टिक कर्व है, ठीक है। इस पॉइंट पे का जो डिफ्लेक्शन है, वी आर टॉकिंग अबाउट इट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिफ्लेक्शन। सो दिस डिफ्लेक्शन at point B, this is a deflection at point B which is given by P L cube that divided by 3EI। अब स्लोप वो जो यहाँ पे है थीटा एट बी, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। द स्लोप इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाय 2EI। अब देखो, अगर पॉइंट लोड है, इस एल का जो पावर है ना 3, वही डिनोमिनेटर में है। इस एल का जो पावर है वही डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब दूसरी बात कर रहा हूं मैं मूवमेंट के बारे में। इफ देयर इज अ मूवमेंट एम, इसके वजह से ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो कितना होगा? दिस डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, अब देखो, मूवमेंट किलोन्यूटन मीटर में होता है, फोर्स किलोन्यूटन में होता है, राइट। अगर इस फोर्स को L के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो किलोन्यूटन मीटर में आ जाएगा। इसका मतलब P इंटू एल स्क्वायर। तो मैं इसे ऐसे रख रहा हूं, मूवमेंट M जो किलोन्यूटन मीटर में होगा इसके साथ होना चाहिए L स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसकी जो टॉप की डिग्री है वही मैं यहां पे रख रहा हूं फॉर मूवमेंट एंड लोड। P के साथ L क्यूब था, 3 मैंने डिनोमिनेटर में रखा, P के साथ L स्क्वायर है, 2 को मैंने डिनोमिनेटर में रखा। जब मूवमेंट के वजह से निकालने का टाइम आया, m इंटू एल स्क्वायर रखूंगा, m इंटू एल स्क्वायर। एल की जो एल स्क्वायर पे जो टॉप का पावर 2 था उसको मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया। फिर यहां पे रोटेशन की मैं बात करता हूं, इट इज एम एल बाई ई आई, इट इज एम एल बाय ई आई। अब इसका पावर 1 है, मैं यहां पे कुछ नहीं रखने वाला। ये दो फॉर्मूले तो मुझे लगता है आराम से हो जाएंगे। नाउ in case of cantilever, deflection delta is equal to W L raised to 4 that divided by 8EI. W rotation is equal to W L cube that divided by 6EI. जैसे ही UDL आ जाएगा, हमें करना क्या है? टॉप के इस पावर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 2 8, 3 2 6। ये
कैंटिलीवर के लिए तो काम बन गया, पॉइंट लोड का, मूवमेंट का और यूडीएल का। तो अभी हमने देखा था, ये 3 फॉर्मूलाज हमने देखे थे। ये था पहला हमने जो देखा था, अभी हमने 3 फॉर्मूलाज देखे थे। दिस वाज द फर्स्ट वन। This formula we have seen, this formula and this formula. Cantilever beam subjected to movement, which is ml square by 2ei, maximum deflection, and end slope will be ml by ei. वो आपको डायग्राम में दिखा दिया था। टिल दिस पॉइंट वी हैव सीन एवरीथिंग। अभी और 3 मैं इसमें ऐड करने वाला हूं। वो 3 है सिंपली सपोर्टेड बीम, यहां पे इट इज सब्जेक्टेड टू मूवमेंट एट बोथ द एंड्स। ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा कुछ ऐसे, और यहां पे एक एंगल, और यहां पे का एक एंगल, और यहां पे एक एंगल मिलेगा हमें, दिस एंड दिस। बोथ एंगल्स आर इक्वल एंड दिस एंगल इज गिवन बाय ml by 2ei and maximum deflection at the central point which is equal to ml square by 8ei। ये दिया हुआ है। आप इस फॉर्मूला को भी रेफर कर सकते हो। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन WL क्यूब बाय 48ei, और इसका एंड स्लोप जो होगा, एंड स्लोप यहां पे जो होगा वो एंड स्लोप विच इज गिवन बाय WL स्क्वायर बाय 16ei। और यूडीएल के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द सेंटर, और एंड में स्लोप दिया हुआ है, और उसकी वैल्यू है 5/384 WL रेज़ टू 4/ei। इसके बाद में मैं कुछ मेथड्स डिस्कस करने वाला हूं। उस मेथड्स में मैं ये सभी फॉर्मूलाज डिराइव कर दूंगा, बट स्टिल आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू मस्ट रिमेंबर दीज 3 फॉर्मूलाज फ्रॉम अ कैंटिलीवर बीम एंड दीज 3 फॉर्मूलाज फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम। इसके आगे में मैं आपको मेथड्स बताऊंगा कि ये डिराइव होता कैसे है, पर उसके बावजूद भी मैं आपको ये स्ट्रांगली बता रहा हूं कि आपको ये फॉर्मूलाज करना ही पड़ेगा। विदाउट इट यू वोंट सेव योर टाइम इन एग्जाम। सवाल तो आएगा, आंसर भी निकल जाएगा, पर टाइम नहीं बच पाएगा। उसके लिए ये फॉर्मूलाज करना बहुत जरूरी है, और इनके मूवमेंट्स भी याद रखना। ओके, तो अब हम चलते हैं डिफ्लेक्शन के असली टॉपिक पे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे different methods of deflection. Okay, thank you.